नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का किया शुभारंभ। पीएम मोदी ने निवेशकों को भारत के विकास पथ का हिस्सा बनने के लिए किया आमंत्रित। 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में डेनमार्क है साझेदार देश। देश के 728 जिलों में वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोडक्ट योजना लागू। ओडीएफपीओ के तहत किसानों के साथ ही पूरे जिले को नई पहचान देने का होगा प्रयास। सूची तैयार करने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से जानकारियां हुई हैं इकट्ठा। किसानों का उत्पादक संगठन यानी एफपीओ के 1 साल पूरा होने के मौके पर नई दिल्ली में कृषि मंत्रालय ने सोमवार को किया था कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा, 10,000 एफपीओ का बनने वाला परिवार खेती किसानी को बढ़ाएगा आगे। मॉडल गांव में एफपीओ की भूमिका होगी अहम। देश भर में एफपीओ के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का होगा प्रयास। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से खेती में लागत, उत्पादन और कीमत के बीच का अंतर होगा कम। मॉडल गांव बनने से किसानों की बढ़ेगी आय। और किसान समाचार में हेडलाइंस के बाद आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई बुक मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 जारी किया। सम्मेलन का यह दूसरा संस्करण है और इसमें 24 देश भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में भाग लेने के लिए 56 देशों को आमंत्रित किया गया है, जिनकी सीमाएं समुद्र से लगी हैं। सम्मेलन में करीब 20,000 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। यह शिखर सम्मेलन अगले दशक के लिए भारत के समुद्री क्षेत्र के लिए एक रोड मैप की संकल्पना करेगा और भारत को वैश्विक समुद्री क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेगा। 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन के लिए डेनमार्क साझेदार देश है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर मार्केट पर ध्यान दे रही है। डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने भारतीय शिपयार्ड के लिए शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2016 में बंदरगाह के विकास के लिए सागरमाला परियोजना की घोषणा की थी, जिसके तहत 6 लाख करोड़ रुपए की लागत से 574 से अधिक परियोजनाओं को 2015-2035 के दौरान क्रियान्वयन के लिए चिन्हित किया गया है। The Maritime India Vision 2030 has been launched. It outlines the priorities of the government. The Sagar Manthan Mercantile Marine Domain Awareness Center has also been launched today. It is an information system for enhancing maritime safety, search and rescue capabilities, security and marine environment protection. The Sagarmala project for promoting port-led development was announced by the government in 2016. As part of the program, more than 574 projects at a cost of $82 billion or 6 lakh crores have been identified for implementation during 2015 to 2035. पीएम मोदी ने कहा, इस मैरीटाइम इंडिया समिट के जरिए सरकार दुनिया को भारत के विकास पथ का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्री क्षेत्र में बढ़ने के लिए काफी गंभीर है। India's long coastline awaits you. India's hard-working people await you. Invest in our ports. Invest in our people. Let India be your preferred trade destination. Let India ports be your port of call for trade and commerce. पीएम मोदी ने देश में जलमार्ग विकसित करने के लिए जरूरी ढांचागत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नया सामुद्रिक ढांचा विस्तार जीवन सुगमता को बढ़ाएगा। पीएम मोदी ने समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में बड़ी सफलता हासिल करने की भी उम्मीद जताई। We will encourage private investment in the port sector along with efficiency
lot of work is also happening to boost connectivity. We are integrating our ports with coastal economic zones, port-based smart cities, and industrial parks. This will anchor industrial investment and promote global manufacturing activity near ports. किसानों का उत्पादक संगठन यानी एफपीओ के 1 साल पूरा होने के मौके पर नई दिल्ली में कृषि मंत्रालय ने सोमवार को कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि 10,000 एफपीओ का बनने वाला परिवार खेती किसानी को तो आगे बढ़ाएगा ही, व्यावसायिक रूप के साथ साथ देश में सामाजिक रूप से भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। श्री रूपाला ने कहा कि कृषि उपज उत्पाद स्पेसिफिक एफपीओ बनने से किसानों को और भी ज्यादा लाभ होगा। अभी छोटी जोत की समस्या है, लेकिन एफपीओ बनने से किसान समूह के रूप में संगठित होंगे तो वो एक बड़ी ताकत होंगे और ये संगठन शक्ति कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाएगी। इस अवसर पर नए एफपीओ के लिए कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र का वितरण भी किया गया। इससे एक बहुत बड़ा बदलाव व्यावसायिक तौर पर तो किसानी में आएगा ही आएगा, सोशल ही भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका आने की संभावना है। तो प्रधानमंत्री जी ने कई चीज़ें नए भारत के लिए सोची हैं और इसको अमल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से भारत जो कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है, वो नए भारत, ये सक्सेसफुल एफपीओ की स्टोरी से नया भारत हमारी नए कृषि इतिहास को लिखेगा। कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि इस एफपीओ के बाद कैलाश चौधरी ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने में सबसे अधिक मददगार साबित होंगे। 10,000 एफपीओ गांव की तस्वीर बदलने में मददगार होंगे। लगभग 2250 हमारे एफपीओ का रोड मैप हमने तैयार किया कि भविष्य के अंदर हम बनाने वाले हैं। इस जो इनको दे दी गई है, तो मैं सोचता हूँ कि ये एफपीओ प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और ये जो लक्ष्य ले रखा है कि 2022 तक किसानों की इनकम हमें डबल करना है। और मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि अगर 10,000 एफपीओ जब हमारे ग्राउंड पर उतर जाएंगे और सभी एफपीओ संचालित होंगे, उसके बाद में मैं सोचता हूं कि दुगना ही नहीं, हम कई गुना आगे बढ़ जाएंगे। और जो किसान के लिए जो हम कहते थे कि उत्तम खेती मध्यम व्यापार नौकरी को फायदे पसंद करते थे, वो आज इसका उल्टा हो गया, नौकरी की ओर भाग रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो अवसर आ चुका है कि हम किसानों को एक व्यापारी किस तरह से बना सकते हैं। और मॉडल गांव में एफपीओ की क्या भूमिका होगी और उससे क्या लाभ होंगे, आइए आपको बताते हैं। इससे एक तो खेती को एक उद्योग की तरह पेश किया जाएगा। मॉडल गांव में युवाओं की भूमिका होगी सबसे अहम। खेती में युवाओं को जोड़ने के लिए दिया जाएगा प्रशिक्षण। खेती को एक उद्योग की तरह पेश किया जाएगा। मॉडल गांव में युवाओं की भूमिका होगी सबसे अहम। और इसके अलावा खेती में युवाओं को जोड़ने के लिए उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। साथ ही लागत, पैदावार और कीमत के जो बीच की दूरी है उसको खत्म करने का प्रयास इस एफपीओ के जरिए होने की संभावना है। खेती की पुरानी प्रक्रिया को जरूरत के हिसाब से बदला भी जाएगा इसके जरिए और एक सामाजिक बदलाव भी देखने को मिलेगा। साथ ही कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग को बढ़ावा देने पर भी फोकस होगा। किसान इकट्ठा होकर सभी काम साथ मिलकर करेंगे तो एक उनकी शक्ति बढ़ेगी। किसान जो भी खरीदेंगे इकट्ठा करेंगे और जो भी बेचें वो सभी इकट्ठा होकर बेचें, इससे उन्हें लाभ होगा। सरकार किसानों को किसान व्यापारी के रूप में बदलने के लिए ही एफपीसी की नीति लेकर आई है। मॉडल गांव से बुंदेलखंड जैसे जिलों की तस्वीर बदलने में भी मदद मिलेगी। मॉडल गांव में एफपी और एफपीसी के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।
और आइए अब बातचीत करते हैं इसी खबर पर। हीरालाल जी मॉडल गांव के संरक्षक एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हमसे जुड़ रहे हैं। हीरालाल जी, किसान समाचार में आपका स्वागत है और किसान समाचार और डीडी न्यूज पर जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले सवाल आपसे यही है कि एफपीओ के लागू हुए अभी 1 साल पूरा हुआ है, ऐसे में मॉडल गांव में एफपीओ या एफपीसी की क्या भूमिका आप देखते हैं और इससे किसान आत्मनिर्भर होंगे? क्या गांव के युवा खेती की तरफ आकर्षित होंगे? देखिए, हमें स्वरोजगार उत्पन्न करना है, तो अगर युवाओं के लिए स्वरोजगार उत्पन्न करना है तो अभी गांव में कृषि होता है और उस कृषि को कृषि व्यापार में बदलने के लिए हमें कुछ जतन करना पड़ेगा, उपाय करना पड़ेगा। और यह उपाय ही एफपीसी है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी गांव वाले लोग मिलके बनाएंगे और गांव वाले मिलके चलाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि गांव के लोगों की, किसानों की, गांव में रहने वाले लोगों की जो सोच अभी कृषि है, वो ये एफपीसी कृषि व्यापार में बदल देगा एक बार, और गांव के कृषि को कृषि व्यापार में बदल देगा। और ये पूरी एक कंपनी है और कंपनी अधिनियम में बदलाव किया गया है। तो जिस तरह से एक कमर्शियल कंपनी चलती है, उसी तरह से गांव में एक कमर्शियल कंपनी होगी और इसकी ओनरशिप पूरे गांव के लोगों की होगी और वही चलाएंगे। उनका इस पर स्वामित्व भी होगा और उन्हीं के हाथ में इनका संचालन भी होगा। जी हीरालाल जी, आपसे हम इस बारे में और भी जानकारी लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के क्या उद्देश्य हैं। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस एफपीओ या एफपीसी बनने के बाद क्या फायदा होगा। एफपीसी के सदस्य के रूप में किसानों को बेहतर सौदेबाजी करने की शक्ति मिलती है, साथ ही किसानों को अपने अनाज, फल, सब्जी, मसाले आदि उपज को अच्छे मूल्य पर खरीदने या बेचने का लाभ भी मिलता है। बेहतर विपणन, कृषि उत्पादों का एकत्रीकरण और बहुलता में व्यापार करने से प्रसंस्करण, भंडारण और परिवहन में बचत होगी। अपने उपज को भी वो अपने हिसाब से बेच सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे साथ जो है, इससे किसानों को उत्पाद का उच्चतर मूल्य भी मिल सकता है। साथ ही एफपीसी से धनी कैसे बने, इसके लाभ क्या है, हम आपको बता रहे हैं। एफपीओ के गठन से ग्रीन हाउस, कृषि मशीनीकरण, शीट भंडारण, कृषि प्रसंस्करण का लाभ मिलेगा। अनाज भंडारों, कस्टम केंद्रों इत्यादि को शुरू कर अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को विस्तारित कर सकते हैं। साथ ही गांव को मॉडल गांव बनाने का सबसे सरल और सस्ता ये माध्यम है। एफपीसी के सदस्य के रूप में किसानों को बेहतर सौदेबाजी करने की शक्ति भी मिलती है। किसानों को अपने अनाज, फल, सब्जी, मसाले आदि उपज के अच्छे मूल्य पर खरीदने या बेचने का लाभ मिलेगा। हमारे साथ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हीरालाल जी जुड़े हुए हैं, उनसे सवाल करते हैं। हीरालाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एफपीओ से किसान की जो लागत है, उत्पादन है और जो कीमत के जो बीच का अंतर है, वो कम कैसे होगा? क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा इससे, जिससे किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वो और बेहतर होगी? देखिए, ऐसा है कि जो हम लोगों का मॉडल गांव में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया है, इसमें 3 पार्ट है। पहला है विलेज मैनिफेस्टो और उसमें 25 पॉइंट हैं। उस 25 पॉइंट पे गांव का विकास कैसे हो, किन मुद्दों पे हो, हर आदमी को उससे जोड़ना है, उन 25 पॉइंट से बताना, जिसमें गांव में एक विकास का, कमाने का, धनी होने का माहौल बने और लोग उसका सपना देखने लगे। दूसरी बात यह है, जो पार्ट 2 है मॉडल गांव का, वो ये है कि हर जगह, हर गांव में अच्छे लोग होते हैं, तो अच्छे लोगों का हम लोग चयन करेंगे और उन्हें चेंज मेकर का नाम दिया गया है। और उनको हम लोग जहां भी बेस्ट प्रैक्टिसेज एग्रीकल्चर में हो रहा है, जिले में हो रहा है, वहां भ्रमण कराएंगे। वो जाएंगे, सीख के आएंगे और लागू करेंगे। प्रदेश में भ्रमण करेंगे, सीख के आएंगे, लागू करेंगे। प्रदेश के बाहर जाएंगे और विदेश में भी जाएंगे। तो उनका नॉलेज, वी आर एम्पावरिंग द फार्मर्स बाय नॉलेज, क्योंकि नॉलेज इज पावर। तो हम लोग उनके जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं जिले में, प्रदेश में, दूसरे प्रदेश में, विदेश में, वहां उन्हें भेजेंगे। वो लर्न करके आएंगे, अपने गांव में लागू करेंगे। और ये लागू करने के लिए उन्हें कोई व्यवस्था चाहिए, कैसे, कहाँ लागू करेंगे, वो व्यवस्था ही एफपीसी है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी।
जी। तो एक तरह से ये हो गया कि अभी गांव में रिसर्च डेवलपमेंट नहीं है। जब ये कंपनी के रूप में काम करेगा, लोग जाएंगे देखने और सीख के आएंगे, तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही है। तो एफपीसी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्लूड हो जाएगा। और उससे जो आपका क्वेश्चन है उसका उत्तर ये है कि लागत कम होगी और इनकम और दाम ज्यादा मिलेगा, तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल। हीरालाल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर हम ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि एफपीओ या एफपीसी से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। एफपीसी क्यों बनाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। ये लघु स्तर के उत्पादकों, विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों के सामूहिकरण के उद्देश्य से बनाया गया ताकि किसानों के हितों का संरक्षण किया जा सके। एफपीसी से किसानों को अपनी उपज के लिए फार्म गेट पर ही अच्छा बाजार मिलने लगेगा। किसान अपने उत्पादों को आसानी से देश विदेश में भी बेच पाएंगे। किसानों को एफपीसी के माध्यम से सेवाएं सस्ती मिलेंगी और बिचौलियों के मकर जाल से भी वो बच सकेंगे। एफपीसी में सहकारिता वाली राजनीति बिल्कुल नहीं है और इसको संचालित करने में किसी और संस्था का दखल भी नहीं है। किसानों को बीज, उर्वरक, मशीनों की आपूर्ति, मार्केट लिंकेजेस के संदर्भ में परामर्श एवं तकनीकी सहायता देना, किसानों को प्रशिक्षण, नेटवर्किंग, वित्तीय एवं तकनीकी परामर्श देना, किसानों को ऋण की उपलब्धता एवं बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करना, ग्रामीणों को अपने हुनर दिखाने के साथ साथ अपनी कमाई बढ़ाने का सबसे आसान और सस्ता माध्यम एफपीसी ही है। गांवों की एकता और ताकत बढ़ेगी, जिससे सभी ग्रामवासी स्वतः ताकतवर हो जाएंगे। एफपीसी गांव को मॉडल गांव बना देगा, जिससे गांव की गरीबी और बेरोजगारी कम होगी। हमारे साथ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और मॉडल गांव के संरक्षक हीरालाल जी हमसे बात कर रहे हैं। हीरालाल जी, जैसे कि हमने ग्राफिक्स के माध्यम से इसके लाभ किसानों को कैसे कैसे होंगे, उनकी किस तरह से आमदनी बढ़ेगी और उनकी जो एकता है, वो एकता की शक्ति से वो किस तरह से लाभ उठा सकते हैं एक समाज के रूप में, एक कम्युनिटी के रूप में। तो जो हम बता रहे हैं कि देश विदेश में जो उनका सामान है उसकी भी आसानी से बिक्री हो सकेगी और उनको मार्केट भी उपलब्ध होगा। और इसके अलावा क्या क्या लाभ हो सकते हैं जो हम अपने ग्राफिक्स में नहीं दिखा पाए। देखिए, ऐसा है कि अब इस समय एक माहौल है देश स्तर पर, प्रदेश स्तर पे और गांव स्तर पे। अब गांव फोकस में आ गया। गांव पहले पेरीफेरी पे हुआ करता था, अब गांव फोकस में आ गया है। और अभी अगर देखा जाए तो गांव पे बहुत ज्यादा किताब नहीं लिखी गई है, गांव के बारे में कोई म्यूजियम नहीं है, गांव पे कोई बहुत अच्छा लिटरेचर नहीं है। हमें ये भी अब करना चाहिए कि जो अब पुराने गांव की शक्ति थी, ताकत थी, उस पर लिटरेचर, बुक्स और म्यूजियम भी डेवलप करना चाहिए। विदेशों में ऐसा है, तो हमें इंडिया में भी इसकी नकल करनी चाहिए। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो आपकी कंपनी बनेगी एफपीसी, ये आईटी से चलेगी और जब आईटी से चलेगी, आईटी की जो ताकत है वो भी गांव को मिलेगा। तो जो आप कहना चाह रहे हो कि गांव में जो अभी बेरोजगारी है, गरीबी है, लाचारी है, वो धीरे धीरे कम होगा। और गांव में अभी लोग अलग अलग काम करते हैं, इससे गांव, इसमें ये लिखा है कि कम से कम 300 किसान होंगे तभी एफपीसी को सारे लाभ मिलेंगे। तो जहां एक आदमी काम कर रहा है और 300 आदमी एक साथ काम करेंगे, तो आप समझिए कितनी गुनी ताकत, कम से कम 300 आदमी काम करेंगे तो ताकत कितनी गुनी बढ़ जाएगी। और जब ताकत इतनी गुनी बढ़ जाएगी तो आप समझ सकते हैं लॉस उतना कम हो जाएगा, प्रॉफिट उतना गुना बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो बिल्कुल एफपीओ और एफपीसी के क्या लाभ हैं, किस तरह से इसको लागू किया जाएगा, किस तरह से इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं जिससे किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा, इसकी जानकारी हमें दे रहे थे। हमारे साथ जुड़े थे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हीरालाल जी। आपको डीडी न्यूज से और किसान समाचार में हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू आपको भी। और समाचारों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली संपन्न हुए 26वें हुनर हाट में पश्चिमी से आए प्रगतिशील महिला किसानों के समूह द्वारा लगाए गए स्टॉल दर्शकों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र है। जूट से बने इन कृषि उत्पादों को प्रसंस्कृत करके कैसे किया जाता है तैयार, किसानों को इनसे किस तरह होती है आमदनी, इन सभी मसलों पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की पश्चिम बंगाल से आई प्रगतिशील महिला डॉक्टर एसी चौधरी से। हुनर हाट में जूट की एक स्टॉल है। ये किसानों के उत्पाद हैं जो बाजार में प्रोसेसिंग होकर उत्पाद के रूप में आए हैं और अब इसकी बिक्री भी होगी तो कहीं न कहीं से
अन्नदाता की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित होगी। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या है इसकी प्रोसेसिंग और इससे भविष्य में किसानों को कितना फायदा होगा। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए डॉक्टर AC चौधरी जी मौजूद है। मैडम, ये जो जूट है ये कैसे बनती है? जूट एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। इसका पेड़ पौधे होते हैं और इसका पहले बीज डालते हैं इस टाइम फरवरी मार्च में, और उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा होते हैं। जब बारिश का पानी मिलते हैं, पानी मिलने के बाद उससे फाइबर निकलते हैं। बंगाल में जो फाइबर आपका होता है वो फाइबर थोड़ा सा ब्लैकिश है, तो इस वजह से आजकल हम लोगों को उसका साइंटिफिक मेथड में थोड़ा एंजाइम, जैसे हम लोग एंजाइम लेते हैं उनको भी एंजाइम देते हैं। इस एंजाइम देने के बाद उसका कलर गोल्डन हो जाते हैं, फाइबर जल्दी निकाल आते हैं। फाइबर निकालने के बाद इसको जूट मिल खरीद लेता है और जूट का बैग बनाते हैं, जो सरकार को वो लोग देते हैं। लेकिन धीरे धीरे मिल सारे बंद होते जा रहे हैं और गांव का लोग जो एक्चुअली किसान है, किसान जो काम करते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता इनको। इनका सारे जो बिचौलिया है ये सामान खरीद कर लेकर चले जाते हैं। तो इस वजह से हम लोग क्या किया, हम लोग गांव के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप छोटा छोटा बनाया। बनाने के बाद इनको ना बहुत तरीके से डिज़ाइन बनाया, या वो पुराने जो डिज़ाइन है, जो पुराने, जैसे ये डिज़ाइन देखिए, ये डिज़ाइन अभी विलुप्त होते जा रहे हैं। तो इसको जो पुराने आंटी लोग हैं उनसे हम लोग ये बनाया और ट्रेन टू ट्रेनर बनाया। ट्रेन टू ट्रेनर बनाने के बाद ये लोग धीरे धीरे गांव वाले सीख लिया। ये सीखने के बाद इनके हाथों से हम लोग उसी मटेरियल से कारपेट बनाया, बैग बनाया, बास्केट बनाया, और नहीं तो बैग बनाया, ऐसे उससे कपड़ा भी बनाया। जूट और लिनेन और कॉटन के साथ मिक्सअप करके बनाया है। तो इन लोगों को सबसे ज़्यादा हो है वो आर्थिक सुधार। जूट के ये तमाम तरह के जो डेकोरेटिव आइटम्स हैं, साड़ी और बेडशीट ये भी बनाए, तो ये किस तरह बनते हैं साड़ी और बेडशीट? ये आपका हैंडलूम में बनता है सारे। उसका सूतली जैसे ये लोग बना रहे हैं हाथ से, उसको थोड़ा सा हैंडलूम का जो धागा बनाने वाले हैं उसी से इनका बना रहे हैं हम लोग। ये कुछ कपड़े भी बने हुए हैं, महिलाओं के ड्रेसेस भी हैं, तो ये कैसे तैयार होती है और इससे खेती से इनका क्या कनेक्टिविटी है? खेती से देखिए, जूट तो खेती से ही बनता है। उसी खेती से जब जूट का फाइबर निकल जाते हैं, उसी फाइबर के थ्रू हम लोग ये सब डिज़ाइन बना के या मिल में, हैंडलूम मिल में ये सब बनाया। कौन कौन से उत्पाद जूट से बनते हैं, हमें ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताएंगे? ये बैग जूट से बना है, ये बैग जूट से बना है, ये जूट के साथ कॉटन मिक्स करके ये बैग बनाया। बनाने में इसको कितना समय लग जाता है? कुछ चीज़ तो इनको 2-3 दिन लगता है। 1 kg सूतली बनाने के लिए इनको 2 घंटा तो लगता ही है, 2-3 घंटा। ये बड़ा वाला जो है इसको तो ऐसे ये कम से कम 25 फीट बाई 40 फीट ऐसा भी एक इसको बनाया। तो इसकी कीमत कितनी होगी? कीमत तो होना चाहिए, लेकिन दुख की बात है कीमत मिलता नहीं है। ये तो पहले बार आया। इनकी जो प्रोसेसिंग होने के बाद इससे किसानों को कितना फायदा हो सकता है, ये उत्पाद बाजार में जब आ जाते हैं? जो है सब किसान का परिवार ही है। किसान जो बना रहे हैं उसका किसान से सेल हो जाते हैं 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ के अंदर। ये देखिए 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ के अंदर ये सब जूट रॉ भी सेल हो जाते हैं। ये सब इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, तो पर्यावरण को शुद्ध बनाने में कितने मददगार हैं ये? इसको तो 100% हम बोलेंगे, क्योंकि इस तरह का ये जूट जो है बंगाल में पैदा होते हैं, होकर ये साउथ इंडिया चले जाते हैं, उधर से इन लोगों ने एक्सपोर्ट करते हैं। जब हुनर हाट में आपके उत्पाद यहाँ आ जाते हैं तो किसानों के लिए कितना फायदेमंद है ये हुनर हाट? ये सारे किसान की परिवार डायरेक्टली उनका सेल होगा, उनके घर में ही ये पैसा जाएगा। जिसको ईयरली 50,000 में इनकम नहीं होता उसको अभी सेल करके उससे कई गुना ज़्यादा इनकम होगा। तो ये थी डॉक्टर AC चौधरी, जिनका मानना है कि हुनर हाट के जरिए किसानों के उत्पाद न केवल कारोबार और व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाते हैं, बल्कि उनके उत्पादों के वाजिब दाम मिलने से उनकी आर्थिक तरक्की भी भविष्य में सुनिश्चित होने के रास्ते खुल जाते हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन SP दुबे के साथ में OP यादव, DD न्यूज़, दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को नई दिल्ली में एक समारोह में टोल प्लाजा की रियल टाइम निगरानी प्रणाली की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा पर फास्टैग के लागू होने से इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह में सुधार के साथ ही कारोबार सुगमता बढ़ी है। गडकरी ने कहा कि इससे समय और ईंधन की बचत हो रही है। सरकार ने इस वर्ष 15 फरवरी की मध्यरात्रि से फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। बिना फास्टैग वाले वाहनों को इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजा पर दोगुना भुगतान करना पड़ रहा है। गडकरी ने कहा कि सरकार 2025 तक देश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के तौर तरीकों पर काम कर रही है। इस अवसर पर सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री भी उपस्थित थे।
कोई भी टोल नाके का आप नाम लो, उसका अभी क्या वेटिंग पीरियड है आप देख सकेंगे, और उसके पहले 10 दिन पहले कौन से समय क्या था ये भी पता चल जाएगा। तो ओवरऑल ये भी हुआ है, इसमें न्यू टेक्नोलॉजी जो है, जो प्रधानमंत्री जी आग्रह करते थे कि टेक्नोलॉजी को मैक्सिमम आप अडॉप्ट करो और डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ईज़ ऑफ बिजनेस को इम्प्रूव करना। तो ये हमारा हुआ है। अभी मैंने एक प्रेजेंटेशन बीच में देखा था और हम उसमें काम कर रहे हैं कि जीपीएस रहेगा हर गाड़ी में और सैटेलाइट से लिंक होगा ऊपर से, और टोल नाके रहेंगे नहीं, आप वो पाइप पर ऐसे कैमरे लगे रहेंगे और एंट्री करने के बाद वहाँ से रजिस्टर होगा, जहाँ से निकलोगे वहाँ से उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकलेगा। कोई रोकेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। और इसी के साथ किसान समाचार के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।